हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जम के पढ़ो। तो आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। तो इसमें बताया गया है कि कैसे अल-बिरूनी को यहाँ की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और ये एक एलियन वर्ल्ड, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड था जो उसे अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ से जो अल-बिरूनी जहाँ से बिलोंग करता था, ख्वारिज़्म, वो यहाँ से बहुत डिफरेंट जगह थी। और ये पहली बार ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हर एक रिलीजन की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, सबका अलग एक कल्चर है। तो इससे यहाँ की चीज़ों को समझने में क्या क्या दिक्कतें आई, इस पॉइंट में, इस टॉपिक में हम वो कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंड। मतलब इसमें बताया कि जैसे ट्रैवलर्स जो बाहर के देशों से इंडिया आते थे या कहीं और भी जाते थे, तो वो हर एक वहाँ की चीज़ को उस चीज़ से कंपेयर करते थे जिससे वो फेमिलियर होते थे, ताकि वो उससे अच्छे से समझ सकें। और हर एक ट्रैवलर का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती थी उस चीज़ को समझने की और ऑब्ज़र्व करने की। और अल-बिरूनी भी उनमें से एक थे। उनको पता तो था कि ये दिक्कतें उन्हें आएंगी, क्योंकि वो इंडिया को इतने अच्छे से जानते नहीं हैं, यहाँ की लैंग्वेज को अच्छे से नहीं जानते, पर फिर भी उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ की हर एक चीज़ को, संस्कृति को समझने की पूरी कोशिश करी। अल-बिरूनी ने यहाँ पर कई सारे बैरियर्स यानी कि दिक्कतें जो उसने फेस करी इंडिया को समझने के लिए यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि उनमें से पहला था लैंग्वेज। मतलब जो अल-बिरूनी था उसे लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, जो अल-बिरूनी के हिसाब से जो संस्कृत है वो बहुत डिफरेंट है अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज से, और उसको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इसको आसानी से इजीली ट्रांसलेट करा जाए, क्योंकि वो इतनी आसान भी नहीं थी कि उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा जाए। तो वो ये सोच में था कि कैसे वो यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकेगा जो संस्कृत में लिखी गई हैं, क्योंकि उसे संस्कृत लैंग्वेज ईजीली समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद सेकंड बैरियर है जो उसे देखा कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं। मतलब बहुत से लोगों के, बहुत सी कम्युनिटी के एक अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग रिलीजन हैं, और वो उनकी अलग से प्रैक्टिसेस करते हैं। मतलब यहाँ के सबका एक अलग रिचुअल था, अलग रीति रिवाज थे। तो उसे ये समझने में दिक्कत होती है कि कैसे यहाँ पे सबका एक डिफरेंट फॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी डिफरेंट है जहाँ से वो आया है वहाँ के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड बैरियर था वो ये था कि जो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब चीज़ों में। मतलब वो हमेशा अपने काम में मगन रहती थी, जो काम वो कर रहे हैं, जो काम उनको बिलोंग करता है, वो उनमें ही अपना कॉन्टीन्यूसली वो काम करते थे और अब उसमें मस्त रहते थे। पर जो अल-बिरूनी था वो इनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इसमें इतना कन्वर्सेशन में ध्यान ही नहीं देते थे, वो अपना काम पे लगे रहते थे। और अल-बिरूनी जो था वो बाहर से आया था, तो सोचता था कि ये लोग अगर मैं इससे इंटरेक्ट करें तो मैं जान सकूं कि यहाँ के जो रिलीजन है, प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें उनको। और इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए जो अल-बिरूनी था वो डिपेंडेंट होता था वर्क ऑफ ब्राह्मण्स। मतलब जो ब्राह्मण्स जो भी अपना लिखते थे हिंदी में, वो उसको समझने में उनकी हेल्प लेता था, ब्राह्मण्स की हेल्प लेता था। और जो पैसेजेस होते थे वेदास में, पुराण्स में, भगवद गीता में, वो उनकी हेल्प लेता था छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ताकि वो एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सके। वो ब्राह्मण्स की हेल्प लेता था, प्रीस्ट की हेल्प लेता था। जो हमारे पुराने वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उनके जो कुछ कुछ पैसेज होते हैं, कुछ कुछ पैराज होते हैं, उनको पढ़ के वो समझता था कि इसमें क्या लिखा है। वो भगवद गीता की भी मदद लेता था, और जो पतंजलि के जो काम होते थे उनसे वो अच्छे से समझ सकता था। और मनुस्मृति भी उनमें से एक थी, वो जो उसको इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कल्चर था उसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहे थे। हमारा सेकंड पॉइंट है अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मतलब अल-बिरूनी का क्या कहना था इंडिया के कास्ट सिस्टम पे। अल-बिरूनी का मानना था कि इंडिया ये सिर्फ एक यूनिक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कास्ट सिस्टम को फॉलो करा जाता है। पुराने टाइम पे यानी कि एशियन पर्शिया भी उनमें से एक है, जहाँ पर 4 सोशल कैटेगरीज में लोग बटे हुए थे। जैसे कि उनमें से पहली कैटेगरी थी
नाइट्स और प्रिंस की। मतलब जो सोल्जर्स थे और जो किंग होते थे, प्रिंस होते थे, जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे वो होते थे। उनमें से दूसरी कैटेगरी है मॉन्क्स और फायर प्रीस्ट की और लॉयर्स की। मॉन्क्स मतलब जो पंडित होते थे, फायर प्रीस्ट होते थे और मॉन्क्स होते थे उनकी कैटेगरी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है फिजिशियंस की, एस्ट्रोनॉमर्स की और बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी, मतलब जो वर्किंग लोग होते हैं उन सब की। और फाइनली जो लास्ट कैटेगरी थी वो थी फार्मर्स की, यानी कि पीजेंट्स की और आर्टिसंस की। मतलब जो लोग कुम्हार का काम करते थे, जो लोग बर्तन बनाते थे, उनको वो सब जो लास्ट कैटेगरी है उनमें डालते थे। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया ही एक ऐसा यूनिक देश नहीं है जहाँ पर सोशल डिवीज़न होती है। बहुत सारे देश हैं जैसे कि एशियन पर्शिया, उनमें भी ऐसी चीज़ें होती थी। पर वो कहता है कि इस्लाम में ऐसा नहीं था। हर एक इंसान को इक्वली कंसिडर करा जाता था। उन सब की ऑब्जर्वेशन ऑफ पिटी अलग होती थी। पर अल-बिरूनी कहता है कि ठीक है, वो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर, वो उसको एक्सेप्ट करता है। पर अल-बिरूनी उस बात से डिसअप्रूव करता है कि वो एक पॉल्यूटेड है, मतलब अनटचेबिलिटी पर वो बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो अनटचेबल है। वो अगर हम उनको छुएंगे तो वो हम भी गंदे हो जाएंगे, हम भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस चीज़ पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता था। और वो कहता है कि जो भी चीज़ इम्प्योरिटी, मतलब किसी भी कभी इम्प्योर हो जाती है, वो फिर से मेहनत करके सक्सीड हो जाती है। मतलब फिर से मेहनत करके प्योर हो जाती है, सक्सीड हो जाती है, सफल हो जाती है प्योरिटी फिर से गेन करने के लिए। और वो कुछ एग्जांपल देता है कि जैसे जो सूरज है वो हवा को साफ़ रखता है, और जो नमक है वो पानी को, यानी कि ओशन को, सी को प्रिवेंट करता है पॉल्यूटेड होने से। जो समुद्र का जो पानी होता है, सॉल्ट, उसको पॉल्यूटेड होने से, गंदा होने से बचाता है। और वो कहता है कि अल-बिरूनी के अनुसार ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये सब ना हो, अगर सूरज हवा को साफ़ ना करे और जो पानी में जो नमक है वो पॉल्यूटेड होने से ना बचाए, तो ऐसा पूरी अर्थ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे रहना। मतलब इंसानी जीवन वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ होंगी नहीं, हमें कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम यहाँ पर रह सकें। उसके बाद वो कैसा है कि कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन, मतलब ये जो सोशल पॉल्यूशन के बारे में है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, और कास्ट सिस्टम भी उसे इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। पर अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्रेरी, मतलब बिल्कुल अपोजिट है ये सारी चीज़ें लॉज ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर के बनाए गए चीज़ें, जैसे नेचर वो हर किसी का होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता। पर ये वो कहता है कि ये सारी चीज़ें लॉ के ख़िलाफ़ हैं। जो अनटचेबिलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबका एक अलग इक्वल राइट्स मिलने चाहिए नेचर के ऊपर। पर ऐसा हमने देखा कि अल-बिरूनी ने जो भी डिस्क्रिप्शन कास्ट सिस्टम के बारे में दी, वो जो उसने जो स्टडी करा था नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट में, जो उसने संस्कृत टेक्स्ट में नॉर्मली पढ़ा था, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी, सिर्फ ब्राह्मणों का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उसने पढ़ा था और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी कास्ट सिस्टम के बारे में। पर रियल लाइफ में ऐसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, सब कुछ इतना रिजिड नहीं था। और उसमें बताया गया कि कैसे जो कैटेगरी थी उसको अंत्यजा डिफाइन करा गया, जो बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम के बाहर के लोग जो पैदा हुए थे उनके बारे में। और जो लोएस्ट कास्ट थी उन्हें अंत्यजा नाम दे दिया गया, और उनको जो उन्होंने कह दिया गया कि जो वो काम करते थे वो पीजेंट्स के अंडर काम करते थे, और ज़मींदार के अंदर, मतलब उनकी जो ज़मींदार से जो भी उनकी ज़मीनें थी उसमें वो खेती बाड़ी का काम करते थे, एज जो खेत जोतते हैं, बाकी सब चीज़ें उगाते हैं, वो काम अंत्यजा वाले जो सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, उनको दे दिया गया। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो लोग जितने भी सब जो अंत्यजा लोग थे वो एक सोशल ऑपरेशन का शिकार थे। मतलब सोशल ऑपरेशन का मतलब होता है कि वो लोग, उन लोगों के साथ भेदभाव होता था, जैसे हम नॉर्मली रेसिज्म कहते हैं, जो कलर का जो भेदभाव होता है काले गोरे का, उसको रेसिज्म कह देते हैं। तो उनके साथ भी एक सोशल ऑपरेशन होता था, क्योंकि
वो लोग उनको बैकवर्ड कर दिया जाता था, उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाता, अनटचेबल कहा जाता था उन लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है और होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा।